Hello student, it is the next part of first chapter. What is the challenges of nation building? सबसे पहले हम आज जो शुरुआत करेंगे वो है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। नेहरू जी आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और लंबे समय तक 1947 से लेकर 1964 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। और ऐसे में सारी जो जिम्मेदारी थी वो नेहरू की टीम पर थी कि वो भारत का जो निर्माण है वो कैसे करते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति देश का जो निर्माण है उसके नेताओं के हाथों में ही होता है, और वो नेता किस तरह के रुझान या किस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी भी देश का जब हम नेशन बिल्डिंग या उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं या उसके बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं या डेवलपमेंट की कोई मॉडल चूज कर रहे हैं, तो उसमें उस देश के उस नेता का बड़ा हाथ होता है जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे उस टाइम होता है, और ये हमारे नेहरू जी थे। तो नेहरू जी 1927 में यूएसएसआर गए थे, और यूएसएसआर की थोड़ी मैं हिस्ट्री बता दूं तब आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या थी। 1917 में वहाँ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, सोशलिस्ट क्रांति जिसे बोलते हैं, इसको आप 10th में पढ़ चुके होंगे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई और इसके तहत जो लेनिन थे वो वहाँ के जो कम्युनिस्ट तानाशाह बन गए। कम्युनिस्ट क्रांति हुई, कम्युनिस्ट में जो राजा थे जार वहाँ के, उनको हटा दिया गया और वहाँ एक डेवलपमेंट का पैटर्न अपनाया गया जिसे कहते हैं सोशल पैटर्न। डेवलपमेंट के दो पैटर्न होते हैं, एक होता है सोशल और दूसरा होता है कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये मॉडल दोनों आपको पता होने चाहिए। डेवलपमेंट के दो मॉडल होते हैं, एक सोशल और एक होता है डेवलपमेंट। जो लोग सोशल मॉडल को अपनाते हैं, जो देश सोशल मॉडल को ही अपने डेवलपमेंट का पैटर्न अपनाते हैं, उसके अनुसार क्या होता है, जो ऑल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस नेशन के, वो सभी किसके कंट्रोल में होते हैं? वो कंट्रोल में होते हैं गवर्नमेंट के। इसका मतलब होता है वहाँ जितने भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो सभी पब्लिक होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है ना, पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ जो सोशलिस्ट पैटर्न होता है वहाँ सारे जो उद्योग धंधे होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, पैसा होता है, वो सभी पब्लिक के होते हैं, पब्लिकली होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं वो उनको हैंडल करते हैं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपने खुद की इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता, और जितना भी फायदा होता है वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट फिर उन्हें जनता में डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखने में ये जो पैटर्न है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर किसी पूंजी जो है सारी कॉमन रूप से समाज में बांटी जाएगी और किसी को ज़्यादा या कम नहीं मिलेगा, तो जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, वो ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। लेकिन इसका नुकसान भी ये हैं बहुत सारे कि जो प्राइवेट व्यक्ति है वो खुद कमा नहीं सकता, जो सारा काम है वो सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अगर सरकारी कर्मचारी किसी तरह से काम में असफल होते हैं तो सारा सोशलिस्ट पैटर्न भी ख़त्म हो जाता है। और इसका एक बुरा नतीजा निकला 1991 में। खुद जो रूस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 15 स्टेट में, क्योंकि सरकारी जो उद्योग थे वो ठप हो गए थे और बहुत जो उनकी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गया था। तो नेहरू जी जब 1927 में यूएसएसआर गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत भी ये पैटर्न, जब वो भारत आज़ाद हो जाए, भारत के आज़ाद के सपने तो थे ही उनकी आंखों में, साथ में ये भी था कि आने वाले समय में हमें काम क्या करना है। बड़ी अच्छी दूरदृष्टि थी उनकी, और इसलिए उन्होंने इस पैटर्न के अलावा और कोई बढ़िया पैटर्न सूझा नहीं, क्योंकि 1917
के बाद 1945 तक आते आते रशिया जो है, जो आज पहले भूतपूर्व रशिया कहलाते, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट यूनियन था, रशिया था, तो वो पूरी तरह से इतना डेवलप हो चुका था कि जो अमेरिका जैसी सुपर पावर थी उनकी बराबरी का वो हो गया था। हर चीज़ उनके यहाँ कंस्ट्रक्ट होती थी, चाहे वो सुई से लेकर गाड़ी तक थी। तो नेहरू ने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी, जब मेरा देश आज़ाद हो तो हम भी डेवलपमेंट का जो पैटर्न रखें वो सोशलिस्ट पैटर्न ही अपनाएं। एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि रैपिड डेवलपमेंट होती है। रैपिड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बहुत तेज गति से विकास होता है, और दूसरा इसका ये फायदा है कि जो पॉवर्टी है, वो गरीबी अमीरी का जो गैप होता है, जो पश्चिमी देशों में, पूंजीपति देशों में होता है, जो प्राइवेट पूंजी, जिस प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में पूंजी होती है, वो गैप नहीं होगा। और नेहरू जी ने जो डेवलपमेंट का मॉडल है हमारे यहाँ, वो कौन सा अपनाया? सोशलिस्ट मॉडल। किससे प्रभावित था? सोवियत रशिया से, सोवियत यूनियन से। उसके बाद 2-3 चीज़ें और हमने अपनाई थी, जैसे वो उस करने के लिए हमने क्या किया, फिर प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की हमने। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमने प्लानिंग करनी थी, 5 ईयर प्लान चलाने थे। जैसे रशिया में क्या होता है, 5 साल के लिए योजनाएं बना दी जाती हैं, प्लानिंग बना दी जाती हैं, और प्लानिंग के तहत ही फिर डिसाइड होता है कि किस क्षेत्र में आने वाले 5 सालों में विकास होगा, कितना पैसा खर्चा जाएगा। तो हमने भी 1950 में ये तरीके, जो प्लानिंग का सिस्टम है, वो अपनाया ताकि हम रैपिड डेवलपमेंट कर सकें। उसके बाद दूसरी थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी थी, जैसे भेल, सेल, नालको, भालको, इस तरह की जो पब्लिक कंपनियां थी, पब्लिक उद्योग थे, वो ये उसी टाइम लगे, नेहरू के टाइम ही, ताकि बड़े बड़े उद्योग लगे, पूंजी का विकास हो, रैपिड डेवलपमेंट हो, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। और साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास करना था ताकि हम इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। और ये तो था इकोनॉमिक क्षेत्र में कि हमने क्या करना था। पॉलिटिकल क्षेत्र में क्या करना था, क्योंकि नेशन बिल्डिंग मैंने बताया एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, जिसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत होती है। उसमें पार्लियामेंट्री फोरम को हमने अपनाया। पार्लियामेंट्री फोरम का मतलब होता है कि एक पार्लियामेंट होगी हमारे देश में, जो एग्जेक्टिव होगी, और उसमें जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, वही पार्टी, मेजॉरिटी का मतलब टोटल सीटों का हाफ प्लस में 1, ये होता है टोटल 2 और +1, ये आपकी सरकार फॉर्मेशन का तरीका होता है। वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से ही प्रधानमंत्री, जो मेजॉरिटी दल जीत के आएगा, उसी से हमारा क्या बनेगा, उसी से सरकार बनेगी, और वही सरकार जो है वो शासन चलाएगी देश का। प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट वैसे है हमारे देश में, लेकिन वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुना नहीं होगा, बल्कि उसकी जो पावर, वो जितने भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। और दूसरा था, हमने सेकुलरिज्म अपनाना था। जो भारत है बहुत धर्मी, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल कंट्री है। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि भारत की जो सरकार है किसी एक रिलीजन के बेस नहीं होगी, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को ध्यान में रखकर भारत का जो है शासन नहीं चलाया जाएगा, बल्कि वो शासन जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलाना है, देश के लॉ के अनुसार चलाना है। और वो लॉ जो है वो किसी धर्म बेस नहीं होगा, बल्कि वो इस बेस होगा कि उससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किस तरह से हो सके। उसके बाद दूसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म मैंने बता दिया है, जहाँ जो उद्योग धंधे हैं, पूंजी है, रिसोर्सेज हैं, सभी सरकार के कंट्रोल में होते हैं, और सरकार ही उनको मैनेज करती है, सरकार के जो कर्मचारी है वो उनको मैनेज करते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक लेवल और पॉलिटिकल लेवल पे नेशन बिल्डिंग की परिभाषा हो गई। उसके बाद क्या करना था, हमने
अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी थी। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ बताती जाऊँगी आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, बाकी ये आने वाली आपकी जो चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी विस्तार से हम पढ़ेंगे। नॉन अलाइनमेंट की थ्योरी। नॉन अलाइनमेंट की थ्योरी का मतलब होता है, इसको वैसे नाम कहा जाता है, नाम के उससे जाना जाता है। अभी अभी इसकी सबमिट भी हुई है, कोविड-19 के कारण इसकी सबमिट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई है। 120 देश हैं इसमें शामिल हैं। नाम का क्या मतलब है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार का मतलब क्या है, कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1945 में ख़त्म। 1945 में जैसे दो सुपर पावर थी, एक थी अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर। दोनों मिलकर लड़ी इस युद्ध में, लेकिन धीरे धीरे उनके जो आपस में रिलेशन थे वो ख़राब होते गए। बहुत सारे कारण थे उनके पीछे, और जो विश्व है वो पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब होता है पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकृत हो गया। ध्रुवीकृत का मतलब होता है कि दुनिया या तो अमेरिका के पीछे लग जाए या रशिया के पीछे गुटों में शामिल हो जाए, जिसे मिलिट्री गुट बोलते हैं, मिलिट्री अलायंस बोलते हैं, जैसे नाटो शीटो, ये आगे आप पढ़ोगे, उनमें शामिल हो गई। तो इस वजह से जो भारत उस टाइम में नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो भारत नहीं चाहता था कि किसी गुट में शामिल होकर वो अपनी सोवरेनिटी खो दे। और दूसरी बात थी कि हमें तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, लोगों की हेल्प की ज़रूरत थी, जहाँ से हमने किसी देश से हमने टेक्नोलॉजी लेनी थी, किसी से हमें जो इम्पोर्टेंट वस्तुओं थी वो लेनी थी, कहीं से हमने टेक्नोलॉजी जो साइंस की खोजें थी उनके बारे में लेनी थी, कहीं से मेडिकल हेल्प लेनी थी, कहीं से दवाएं लेनी थी, कहीं से अनाज भी लेना था। तो हम किसी एक गुट के पीछे शामिल होकर अपनी ये चीज़ें गंवाना नहीं चाहते थे। इस वजह से नेहरू ने बड़ा ही अच्छा कदम था, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इसका, कि हमने नॉन अलाइनमेंट की थ्योरी अपनाई। बहुत सारी दबाव भी था नेहरू जी पर खैर कि आप रशिया के साथ या अमेरिका के साथ लगें और उससे हमारे देश का विकास ज़्यादा होगा, वो हमें ज़्यादा मदद देंगे। लेकिन हमारे जो लीडरशिप थी वो फार साइड थे, दूर की देखने वाले थे, और उन्होंने किसी भी गुट में शामिल होना भारत के लिए सही नहीं समझा। ये तो इनकी विशेषताएं थी, लेकिन ये भी विशेषताएं किसी भी कमी से नहीं बच पाई थी। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव ट्रेट थे, नेगेटिव बातें थी नेहरूवियन मॉडल में, जो पूरी तरह से इस मॉडल को सफल ये नहीं हुआ मॉडल। और उसका एक कारण था जो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी। नेहरू को ये बड़ा पश्चाताप रहा कि सारी चीज़ें शायद मैंने कंट्रोल भी कर ली हों और मैंने बहुत डेवलपमेंट भी किया हो देश का, लेकिन मैं जो देश की ब्यूरोक्रेसी थी उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनके हाथों में देश के नीति निर्माण के कार्य होते हैं, पॉलिसीज़ को लागू करना इन्हीं का काम है। खैर आज तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी नहीं रही बल्कि लोक सेवक के रूप में वो काम करते हैं। आज तो जो ऑफिसर्स होते हैं लोक सेवक के रूप में काम करते हैं, लेकिन उस टाइम जो ये हमें विरासत में मिली थी, उस टाइम ये नौकरशाही के रूप में काम करती थी। और ये नौकरशाही जो है सरकार के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती थी, वो जनता को की सेवक नहीं बल्कि अपने आप को मालिक समझती थी। तो अब भी हमारे देश में ये जो स्टील फ्रेम ब्रिटिश टाइप, जो ब्रिटिश टाइप ब्यूरोक्रेसी थी, वो अभी भी हमारे देश में यूं की चल रही थी। और जो लोग थे वो अभी तक भी इनको राजा की तरह ही मानते थे, और वो अपने आप को भी देश के विकास का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। दूसरा है गिविंग अनड्यू स्ट्रेंथ टू द राइटेस्ट एलिमेंट इन द कांग्रेस। अब ये पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट ये क्या विचारधारा है आप ये समझ लो। मैंने सोशल और प्राइवेट पूंजी के बारे में आपको बताया, ये भी दोनों उसी से संबंधित हैं। जो दो तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है लेफ्टिस्ट और दूसरी होती है राइट।
बस आप ये समझ लो कि जो लेफ्ट है ये सोशल होती है, सोशलिज्म के आधार पर होती है, समाजवाद के आधार पर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पूंजी है वो या जो रिसोर्सेज हैं या जितने भी पॉलिसीज़ हैं, कंपनीज हैं, वो सारे अंडर गवर्नमेंट होते हैं। जितने भी उद्योग होते हैं वह पब्लिक किस्म के होते हैं। और राइटिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट। जो अमेरिका जैसे देश हैं कैपिटलिस्ट ही हैं, और वो जो है पूंजी प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में रखना पसंद करते हैं। अपने उद्योग लगाओ, अपना लाभ कमाओ, जो बाजार में सबसे अच्छा माल लेके आएगा वो जीत जाएगा, उसका माल बिक जाएगा। जो जीवित रह सकता वो जीवित रहे, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। ये राइटिस्ट फार्मूला है। तो कांग्रेस, मैंने बताया एक अम्ब्रेला सिस्टम है कांग्रेस है, तो उसमें सब तरह के लोग थे, सोशलिस्ट भी थे और राइटिस्ट भी थे। नेहरू जी को स्वयं क्या थे, सोशलिस्ट थे, लेकिन एक राइटिस्ट विंग भी था जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसी डेवलपमेंट भारत में चाहता था। वो चाहते थे कि जो पूंजी है वो प्राइवेट लोगों के पास भी होनी चाहिए, उद्योग धंधे प्राइवेट लोग भी लगा सकें और प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए। तो इस तरह से एक ये भी चैलेंज था नेहरू के सामने, और इसके कारण जो है हमारे सोशलिस्ट पैटर्न को थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीमेसी ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम हमारे देश में, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमारे देश में ये तो है कि हमारे देश कई देशों से मिलकर बना हुआ फेडरल नहीं है कि स्टेट्स को फेडरल से बाहर निकलने की इजाज़त हो, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हमारे संविधान में कुछ शक्तियाँ दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लिस्ट के माध्यम से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें कुछ सब्जेक्ट दिए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ही, जैसे 47 विषय ऐसे हैं, इसमें 98 विषय ऐसे हैं जिस पे यूनियन गवर्नमेंट बनाती है और इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कानून भी बनाती है, काम भी करती है, सारे डिसीजन भी इन पर वही लेती है। लेकिन आपको पता है नेहरू जी की एक तो छवि बहुत लोकप्रिय थी, दूसरी बात जो गवर्नमेंट है वो लगातार बहुमत से आ रही थी, और बहुमत भी इतना था कि चाहे कोई भी कुछ भी कर सकता था इस गवर्नमेंट में। तो नेहरू जी जो थे वो नेहरू जी के टाइम देश का जो शासन था वो लगभग यूनियन गवर्नमेंट के ही हाथों में था, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होते लगभग सभी राज्यों में, स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें होती, और जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री होते वो भी नेहरू के द्वारा चुने ही होते। और इस तरह से कोई भी ऑर्डर या कोई भी आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनको मानने के लिए मजबूर थी। तो इस तरह से हमारा संघ जो है लगभग ख़त्म हो गया था और हमारे देश में यूनिटरी गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां केंद्र सरकार ही सुप्रीम होती है और स्टेट गवर्नमेंट का इतना प्रभाव नहीं होता। तो फेडरल सिस्टम को एक झटका लग रहा था उस टाइम। और दूसरा था हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेंट्रलिज्म एंड इंडियन फेडरलिज्म। ये वही चीज़ है जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो ये कुछ नेहरू जी की विशेषताएं थी, नेहरू जी की अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग की कि हमें आने वाले समय में नेशन बिल्डिंग कैसे करनी है और उसके बाद जो है देश का विकास कैसे करना है। तो कुछ उसकी नेगेटिव बातें भी थी और कुछ उसकी पॉजिटिव बातें भी थी। नो डाउट्स कि हमारे देश का विकास इन्हीं पैटर्न के आधार पर हुआ और बहुत अच्छी ढंग से जो रोल था नेहरू जी ने वो निभाया। नेशन बिल्डिंग की एक वो दी गई है, बाकी आप नेट से भी उठा सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स हैं नेशन बिल्डिंग के बारे में, उनसे भी आप नेशन बिल्डिंग की डेफिनेशन कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। नेशन बिल्डिंग इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रिक्वायर ए न्यू अप्रोच। The first need was to develop a sense of collective consciousness among people so that the nation recovering from the pitfall of partition and refugees migrations could give social security to the citizens.
ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया थी। उसके द्वारा हमारे देश के लोगों के लिए एक नई अप्रोच की ज़रूरत थी। पहली न्यू अप्रोच ये थी कि हम इंटीग्रेट हैं, हम एक हैं। भिन्न भिन्न सोशल ग्रुप जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कास्ट के आधार पर जिसे हम निम्न मानते हैं, या ब्यूरोक्रेटिक्स राज है, जो ऑफिसर्स हैं वो क्या समझें इस देश की एक समझें इसको। और भिन्न भिन्न जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने आप को सेफ समझें। और दूसरी एक समस्या थी कि जो रेफ्यूजी आए हैं माइग्रेट करके पाकिस्तान से, उनको बसाएं, उनके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि नेशन बिल्डिंग के जो नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी हमारे देश में जो 1947 में, वैसे तो करंट की भी पूछी जाएगी कि नेशन बिल्डिंग की वर्तमान में नहीं कहेगा वो, व्हाट आर द चैलेंज आर है ना, व्हाट आर द चैलेंज बिफोर नेशन बिल्डिंग, तो आप लिख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, कम्युनल राइट्स हैं, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इम्बैलेंस डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैकवर्डनेस इन टेक्नोलॉजी है, इंपोर्ट हम बाहर से करते हैं तो ये एक है, एजुकेशन लिटरेसी रेट या जेंडर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह के चैलेंज है नेशन बिल्डिंग के सामने हमारे जो वर्तमान में है, वो आप एज ए क्वेश्चन लिख सकते हो। उसके बाद ये कहता है पार्टीशन लेगेसी हमें क्या क्या मिली। और आपको पता है भारत जो है कैसे जो आज़ाद हुआ उस टाइम क्या सिचुएशन थी। मैं एक मैप आपको दिखा रही हूँ कि क्या सिस्टम था और क्या क्या हमारे पास चैलेंज थे। ये देखो मैप, ये था भारत उस टाइम 1947 में। अब ये भारत जो है ये किसी पूरे के पूरे ब्रिटिश एक रूल के अंडर नहीं था। जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हो इस मैप पे, ये सारे वो इलाके थे जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे। 1857 की क्रांति तक जितने राजाओं का राज्य जो है अंग्रेज छीन सके, वो जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए। इनकी जो शासन था, जो रूल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। महारानी जो है इनकी सुप्रीम किंग थी। जो आपके बीच जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको, वाइट स्पॉट, ये ऐसे स्थान थे जो राजाओं के या प्रिंसेस के अंडर थे। ठीक है, और 3 टुकड़े भारत के हो ही रहे थे। 3 टुकड़ों में कौन कौन से, एक तो ये पाकिस्तान बन रहा था, एक ये इधर ईस्ट पाकिस्तान बन रहा था, ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान है। ठीक है, तो इस तरह से भारत आज़ाद हुआ था। क्या हम एक थे? कितनी बड़ी चैलेंज था हमारा कि एक तो जो यहाँ से लोग उठ के जा रहे हैं उनको सुरक्षित वहाँ पहुँचाना है, दंगों को रोकना है जो हिंदू मुस्लिम के दंगे उस टाइम हुए। दूसरी बात, जो लोगों को पता ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। अभी तक कौन सी जो दीवारें खिंच गई थी, जमीन तो वैसे की वैसे थी, वो तो कागज़ पे हुआ था ना। दूसरी बात, चलो ये तो हो गया था डिसाइड, अब इन राजाओं को कैसे अंडर लेकर आए, भारत के अंडर कैसे लेकर आए। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें भी एक था इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, हम इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947। उसने कहा कि एक देश, एक जो है ईस्ट पाकिस्तान होगा, एक वेस्ट पाकिस्तान होगा, ये 2 हिस्से होंगे पाकिस्तान के। जो ये प्रिंसली स्टेट हैं, इनका एक संधि हुई थी, पैरामाउंट की संधि हुई थी इसे। इसके द्वारा क्या किया गया, 1929 में शायद ये संधि हुई थी। उसके तहत क्या किया गया कि जो ऊपर कंपनी है, पैरामाउंट है इसमें, वो तो है क्वीन इन क्षेत्रों में,
ठीक है, ये शासन किसके अंडर है ये बताती हूँ मैं, किसके अंडर था ये। ऊपर तो सुप्रीम पावर थी इनके क्वीन, ठीक है, उसके नीचे थे प्रिंस, राजा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक थी इसकी राजाओं की, रजवाड़ों की, रियासतों की, प्रिंसली स्टेट की पब्लिक जो थी, वो कोई एक शासक के अधीन नहीं थी, वो क्वीन के और फिर राजाओं के, कुछ मामले क्वीन देखती थी, कुछ मामले राजा देखते थे। अब इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाए, या आप प्रिंसली स्टेट के बारे में लिखा गया, या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या आप कहीं भी शामिल ना हो, स्वतंत्र रह जाएं। अब आप देखो भारत कितना आज़ाद हुआ और कितना एक हुआ। अगर ये हिस्सा इस तरह से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो भारत में ही आपको कई वीजे लेने पड़ते। एक वीज़ा लेकर आप राजस्थान जाते, एक वीज़ा लेकर आप राजस्थान में भी कई जगह, जयपुर जाते, गुजरात अजमेर जाते, गुजरात में आपका अलग से वीज़ा लगता है। इस तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान ही नहीं और बहुत सारे टुकड़े। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे, उनकी एक बहुत बड़ा एफर्ट्स था कि आज भारत एक है और आपको एक वीज़ा लेकर ही भारत आप घूम सकते हो। तो इस तरह से अब पब्लिक क्या थी, इस पब्लिक की चलेगी ना। पब्लिक जो है राजाओं के शासन से उब चुकी थी। जो भी मॉडर्नाइजेशन, जो भी विकास हो रहा था बाकी इंडिया में, उनकी पब्लिक भी ये चाहती थी कि हमारा भी उसी तरह से विकास हो, हमारे देश में भी हम भी डेमोक्रेसी सरकार के अंदर रहें, किंग हमारे राजा क्यों रहें जब बाकी देश जो है आज़ाद हो गया है। बाकी देश के लोग वोटिंग के द्वारा अपने जो प्रतिनिधि उनको चुनेंगे, हम क्यों राजा को झेलें। तो कई जगह पब्लिक ने विद्रोह कर दिया और राजा ये समझ गए, और वहाँ की जो पब्लिक है वो नेशनल मूवमेंट में भी गांधी जी के साथ थी, उन्होंने भी एफर्ट्स किए थे आज़ाद होने के। तो वो अब किंग के गुलाम क्यों रहे। तो बहुत सारे राजा तो ये समझ ही गए थे, जो 565 रियासतें थी उनमें से बहुत सारे राजा तो ये समझ ही गए थे कि अब हम भारत में ही शामिल होना पड़ेगा, और पब्लिक की डिमांड है कि ये ज़्यादा देर तक हमें रहने नहीं देंगे क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई है देश में। तो इस वजह से वो भारत में शामिल हो गए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट्स थी जो अभी तक भी चाहती थी कि हम राजाओं के रूप में, नवाबों के रूप में रहें। उनको ये नहीं पता था कि जी रूल बदल गए हैं, समय बदल गया है और अब समय के अनुसार चलना ज़रूरी है। तो इस तरह से भारत में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन का जो दंश था वो बहुत ही खराब था। बहुत सारे लोग मारे गए, दंगे हुए, कम्युनल राइट्स हुए, और जो हमारी एक भावना होती थी वसुदेव कुटुंब की और हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली, वो एक बड़ा झटका लगा उस चीज़ को। देखो पार्टीशन का भी एक कारण है, एक तो डिवाइड एंड रूल, ये आपकी बुक में उसका आएगा कि पार्टीशन का क्या कारण है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या थी। ये तो ब्रिटिश की थी कि 1909 में जैसे उन्होंने मुस्लिम्स को अदर फैसिलिटीज़ देनी शुरू की, रिजर्वेशन देनी शुरू की, तो क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी काम आ गई ताकि हिंदू और मुस्लिम एक जुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध ना लड़े। एक पॉलिसी थी टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना। जिन्ना का चित्र आप देख चुके हो, अगर नहीं देखा तो आप ये देख लो, ये जिन्ना साहब हैं, ये इसे कायदे आज़म कहा जाता है। ये ब्रिटेन के पाकिस्तान के राष्ट्रपति फर्स्ट जो है वो गवर्नर जनरल थे। जैसे अब महात्मा गांधी को माना जाता है राष्ट्रपिता, उसी तरह पाकिस्तान का भी ये राष्ट्रपिता है, कायदे आज़म है। तो इसने एक थ्योरी दी थी। वैसे तो जो जिन्ना है उन्होंने अपना स्टार्ट किया था कैरियर
कांग्रेसी के रूप में, लेकिन जब उन्हें, और वो मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी थी उसके खिलाफ भी थे, लेकिन जैसे उन्हें लगा कि ना तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस मेरे विचारों को तवज्जो दे रही है, तो अंत में वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति हो गए थे। उन्होंने दिया था टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। और मैं आपको नेशन की जो परिभाषा में नैरो जो मीनिंग है वो समझा चुकी हूँ कि कॉमन रिलीजन हो, एक फैक्टर है उसका कॉमन रिलीजन। तो जिन्ना भी इसी से प्रभावित हुए कि जो है इस हिंदुस्तान में दो कौम हैं, वैसे इसको कौम को ऐसे लिखते हैं, उर्दू का शब्द है ये, हिंदू और मुस्लिम, और दो कौम, जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक नेशन में दो कौम नहीं रह सकती, और इसलिए हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। लेगेसी ऑफ पार्टीशन, हमें विभाजन में की क्या क्या विरासतें मिली। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेफ्ट ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड एंड अनआंसर्ड। बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर इंडिया एट द टाइम वाज नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहली प्रॉब्लम थी हमारी इमोशनल लेवल पे। हर व्यक्ति जो भी लिस्ट एंड एडवांटेज सेक्शन से रिलेटेड था, जो अभी तक डिप्राइव्ड था, जैसे SC STs, महिलाएं, बैकवर्ड क्लासेस, उनको एक ये फील करवाना कि आप भी इसी देश का हिस्सा हो, आपके साथ यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। मटेरियल लेवल पे कि सिटीजन वेंट टू हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए देश में, कोई सभी इक्वल हों इस देश में। उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़रूरत थी, जो उस टाइम जो भिन्न भिन्न एथनिक ग्रुप्स थे भारत में, जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, उन जातियों में, उन एथनिक ग्रुप में भाईचारे की भावना को डेवलपमेंट करना, ताकि हमारा देश सही तरीके से क्या हो सके, इंटीग्रेट हो सके, और नेशन बिल्डिंग का जो काम था वो पूरा हो सके। जो पहला काम था नेशन बिल्डिंग का हमारा, एकजुट करना। पहले तो हम बिल्डिंग बनाएंगे ना, नेशन बनाएंगे तभी तो उसका बिल्डअप करेंगे ना। और नेहरू जी, ये पूछा जाता है कि नेशन बिल्डिंग के आर्किटेक्चर कौन थे, नेहरू जी थे। एक विचारधारा थी हमारी बहुत पुरानी, वासुदेव कुटुंबकम की, जिसके तहत जो भी हमारे देश में आया वो यहीं का बस गया, और बहुत सारी संस्कृतियों के मिलन से भारत बना है। तो अब स्वतंत्र भारत में भी जो भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी के लोग हैं यहाँ बहुत ही शान से रहेंगे।